हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो धीरे धीरे हम जो अपने बायोलॉजी है उसके चैप्टर के एंड की तरफ जो है बढ़ते हुए जा रहे हैं। और आप सबको पता ही होगा कि अब जो एक बायोलॉजी होती है, फिर हम बात करें जो साइंस है। देखो, साइंस के अंदर 3 ब्रांचेस होती है, ठीक है, जो हम विज्ञान बोलते हैं। वैसे काफ़ी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम 3 मुख्यतः पढ़ते हैं। एक होती है फिजिक्स, जिसको हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। एक होती है केमिस्ट्री, जिसे हम रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। फिर एक होती है बायोलॉजी, और जिसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी को जीव विज्ञान। अब बायोलॉजी में भी मोटा मोटा 2 अलग से जो है ग्रुप बन जाता है। एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। जो प्लांट की स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बॉटनी, और जो एनिमल की स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं हम जूलॉजी। अब बॉटनी के भी अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएंगी, जूलॉजी के अंदर भी आ जाएंगी, जैसे ह्यूमन हेल्थ हो गया, ह्यूमन डिजीज हो गया, ठीक है, उस तरीके से। अब बायोलॉजी में भी बहुत प्रकार की जो है ब्रांचेस होती हैं। अब उन्हें हम उन ब्रांचेस को देखेंगे, ठीक है। जैसे साइंस के अंदर 3 और भी होती हैं, जैसे बहुत से, कभी कभार क्या होता है फिजिकल साइंसेस भी जोड़ दिया जाता है, राइट। तो अब हम आज की जो लेक्चर है उसमें डिटेल ब्रांचेस के बारे में जानकारी लेंगे कि बायोलॉजी के अंदर कौन सी ब्रांचेस होती है और वो किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी साबित होती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रांच आता है वो होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आप पूछेंगे एग्रीकल्चर कौन सी ब्रांच होती है? देखो, एग्रीकल्चर जो हमारे कल्टीवेटिंग प्लांट्स, यानी जो ऐसे पौधे, अब ये मैं कहें एग्रीकल्चर बॉटनी और जूलॉजी को मिला दिया है। अब बॉटनी में भी सभी प्लांट्स को लेकर बारे में बात नहीं करा है, सभी पौधों के बारे में बात नहीं करा है। जो कल्टीवेटिंग है, जिसे मनुष्य उत्पादन के लिए या फिर जो है क्रॉप्स के तौर पर उगाता है। और लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन, जैसे बफेलो हो गया, है ना, गाय भैंस बकरी घोड़े, और उसके साथ साथ क्या हो जाता है, ऊंट हो जाता है कहीं कहीं। तो ये क्या है, ये जो है लाइव स्टॉक्स है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो है जो हैन फार्म होते हैं, जो मुर्गिया फार्म होते हैं, उनको खोल लिया जाता है, ठीक है। भेड़ होती हैं, उनको रखा जाता है, उनसे वुल प्राप्त करी जाती है। और कल्टीवेटिंग में जैसे बनाना प्लांट हो गए, कोकोनट प्लांट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, हमारे क्रियल्स हो गए, ठीक, पल्सेस हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, तो ये सब किस में आ जाएगा? कल्टीवेटिंग प्लांट्स में। इन सब को लेकर बात करना, स्टडी करना किस में आता है? एग्रीकल्चर में। अब हम बात करते हैं एनाटमी। एनाटमी क्या होता है? देखो, जो ह्यूमन के स्ट्रक्चर होता है ना, ह्यूमन स्ट्रक्चर, जैसे आपकी बॉडी की एनाटमी है, मेल बॉडी की एनाटमी होती है, फीमेल बॉडी की डिफरेंट एनाटमी होती है। तो यानी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, समझना, हमारी बॉडी को स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटमी। तो एनाटमी मेडिकल साइंस में आ जाती है, यानी ये जो अब बात करें डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, ये जो ह्यूमन बॉडी को लेकर काम करते हैं, वो एनाटमी को लेकर बात करते हैं। एग्रोलॉजी, अब देखो, एग्रीकल्चर से एग्रो और लॉजी, जहां पे कहीं भी लॉजी लिखा रहता है ना, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। अब एग्रोलॉजी का मतलब क्या है? सॉइल साइंस। ये क्या है? सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। अब मृदा मतलब मिट्टी। अब ये देखो, सॉइल, आप नॉर्मली मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो सॉइल होती है, जैसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, मिट्टी में उपज कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसकी उपज और फर्टिलिटी, उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, स्पेशली डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो बिल्कुल, जब हम क्रॉप्स उगाने की बात करते हैं तो हमें पता रहता है कि पोटेशियम, सल्फर, और हमारा पोटेशियम चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, और फॉस्फोरस चाहिए होता है। तो पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो हमारी किसी भी फसल के उत्पादक के लिए ये तीनों जो है जो तत्व हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। इन तत्वों के बारे में पढ़ना, ठीक। और उसके बाद आप जो है क्रॉप्स के और बारे में जानकारी लेना। तो ये सब जो है हमारा किस में आता है? एग्रोलॉजी में, ठीक। अब एग्रोनॉमी आ गया। अब देखो, एग्रोलॉजी किस में आ गया, राइट।
तो अब एग्रोलॉजी में सॉइल, स्पेशली सॉइल को लेकर बात हो गई। अगर मैं बात करूं एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में क्या चीज़ आ रही है? ठीक है, एग्रोनॉमी में आ गया सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो इसमें सॉइल मैनेजमेंट को लेकर बात आ गया है, सॉइल की मैनेज करने के बारे में करना, किस तरीके से कौन सी क्रॉप जो है उगाई जाए, किस पैटर्न में उगाई जाए, तो वो जो है पूरा सॉइल मैनेजमेंट में आ गया। ठीक, अब एग्रोस्टोलॉजी देखो, एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रास। अब घास जो होती है, डिफरेंट टाइप्स की ग्रास पाई जाती है, उनकी स्टडी करी जाती है, तो स्टडी ऑफ ग्रास को हम क्या बोलते हैं? एग्रोस्ट्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी देखो, आर्थ्रोलॉजी मतलब जो आपके जॉइंट्स होते हैं ना, हड्डियों के जॉइंट, जैसे ये एक जॉइंट है ना, यहाँ से ये मुड़ने वाला जॉइंट है, ये एक जॉइंट हो गया। ठीक, ये आपका एक जॉइंट हो गया, पैरों के जॉइंट्स हो गए। ठीक, और आपके जो एंकल्स हो गए, उनके जो जॉइंट्स हो गए। तो आपके बॉडी के हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं, उनको जो है स्टडी करने के लिए क्या बोलते हैं हम? एर्थ्रोलॉजी। एर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स को बोलेंगे हम एर्थ्रोलॉजी। अब आ जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर तो याद रखना, एपीकल्चर एग्जाम में या रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है। एपीकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी, शहद के लिए जो मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। तो देखा होगा किस तरीके से पालन किया जाता है। एक इस तरीके के लकड़ी के बॉक्सेस बना दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें इस तरीके से स्लाइसेस जो है प्लेट्स लगा दी जाती हैं, और उनको जंगलों में या फिर कहीं इस तरीके से छोड़ दिया जाता है, और इसको ज़मीन पे गाड़ दिया जाता है। तो हनी बीज क्या होती है? नेक्टर, जो फूल होते हैं ना, उनमें से नेक्टर को जो है ये सक करती हैं, और उसके बाद इनमें क्या है, अपना एक छत्ता बनाती हैं। तो वो जो शहद है, जो नेचुरल मिठास है फूलों की, वो इसमें इम्प्लांट करती रहेंगी, इसमें इम्प्लांट करती रहेंगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? फिर जो फार्मर्स होते हैं वो यहाँ से इसको निकाल लेते हैं प्लेट्स को, फिर इसमें से वो छत्ते निकाल के अलग करके दोबारा लगा देते हैं, तो यहाँ से उन्हें हनी भी प्राप्त होता है। तो इस फार्मिंग को बोला जाता है एपीकल्चर। 8, तो इसमें एग्रीकल्चर और बायोलॉजी दोनों मिक्स है। अब आता है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, इसको और समझिए। स्टडी ऑफ ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट प्रेजेंट ऑफ ह्यूमन। तो देखो, एंथ्रोपोलॉजी आपने देखा होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज लिखते हैं उसमें एक विषय होता है एंथ्रोपोलॉजी, है ना। तो अब एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? ये हिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों को जुड़ा दिया है इसने, हिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। जैसे ऊपर के काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी बात करें तो इस तरीके से हिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, और इनमें ज्योग्राफी का भी यूज़ होता है, क्योंकि कहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति है, कैसी सॉइल है, तो ये ज्योग्राफी में भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। ठीक, अब क्या होता है, जैसे ह्यूमन है, आपको पता होगा ह्यूमन क्या है? ह्यूमन का जो है इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, और उसने बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में देखे हैं, यानी अपने जो डेवलपमेंट फेज है उसमें देखे हैं। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन, है ना, जहाँ से उत्पन्न हुए वहाँ के, डेवलपमेंट एंड रिलेशन, ओरिजिन यानी जहाँ से उत्पन्नी हुई है वहाँ से विकास, और संबंध किसके बीच में? बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन के पास्ट प्रेजेंट का ओरिजिन, डेवलपमेंट, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में जो स्टडी करता है वो कौन सी ब्रांच होती है? हमारी एंथ्रोपोलॉजी, याद रखेंगे आप। ठीक, अगला आता है एंथोलॉजी। अब एंथोलॉजी क्या होता है? देखिए, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जैसे बॉटनी के अंदर भी अभी हम बहुत सारी ब्रांचेस को देखें, मैंने आपको बताया बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट, तो उसमें अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ फ्लावर्स की बात करें, जो फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं, और जो फूलधारी जो पौधे होते हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं, तो उनकी अगर हम स्टडी करने की बात करें उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। अब आपने देखा होगा कि जैसे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं,
उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कर देते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक प्लांट पे ए टाइप का फूल है और किसी एक प्लांट पे बी टाइप का फूल है, तो इनके जीन्स को लेकर एक नया प्लांट बना देंगे और उसमें जो है सी टाइप का फूल आएगा जिसमें ए और बी टाइप के क्या होंगे, गुण होंगे। तो इससे क्या होता है कि हमें नई नई वेराइटीज पता चलती हैं प्लांट्स को लेकर। ठीक। और कभी कभार ये म्यूटेशन खराब भी होता है। क्यों? हमें नहीं पता। जो नेचुरल म्यूटेशन होता है तो उससे हमें पता रहता है कि इससे नेचुरली क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अगर आप जीन्स का आप क्रॉस म्यूटेशन कराते हो तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे पता चलती हैं जो ह्यूमन बॉडी में जो बीमारी का कारण बन सकते हैं या उससे फसलें भी नष्ट हो सकती है। आता है एंजियोलॉजी। अब देखा होगा आपने, एंजियोग्राफी होती है आपकी एक, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होती है बताता हूँ। एंजियोग्राफी जिनको डायबिटीज होता है या फिर हम बात करें स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो आपकी रक्त वाहिनी है, जो ये आपकी रक्त धमनियाँ होती हैं, इनमें ये इस तरीके से काफ़ी पतली होती हैं। ठीक है, इसके अंदर से क्या जाता है, इसके अंदर से जो है आपका रक्त का जो है प्रवाह होता है। ठीक है, रक्त बहता है। तो जो ये फैट होता है आपका, ये फैट इस तरीके से जो है जमने लगता है रक्त वाहिनियों को, और क्या करेगा, ये इनके प्रवाह को धीरे करेगा और ये जो इसमें रक्त जा रहा है इसे ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो हृदय, हार्ट अटैक या फिर जो है हार्ट कार्डियक अरेस्ट जैसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो कितनी वाहिनी काम कर रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं, इन सबको देखा जाता है और इन सबको पता किया जाता है। तो एंजियोग्राफी में क्या होता है कि हमारी पूरी जितनी भी शरीर की जो नसें हैं उन सब के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो एंजियो मतलब ब्लड सर्कुलेशन और लॉजी मतलब स्टडी। तो इसका मतलब है कि इसमें स्टडी किसकी करी जाती है, इसमें स्टडी करी जाती है आपकी स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड आर्टरीज एंड वेन्स। तो इसमें आपकी आर्टरीज, वेन्स, इन सब को लेकर स्टडी करी जाती है। आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन, जो सर्कुलर सिस्टम है, वो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसकी जो भी आपकी आर्टरीज हैं, तो इन सब को लेकर स्टडी करते हैं। ठीक। अगला आता है एंड्रोलॉजी। अब देखना ये किस में आ गया, ये मेडिकल साइंस में आ गया है। मेडिकल साइंस भी कहाँ से आई है, ये भी जो है बायोलॉजी का ही हिस्सा है, जूलॉजी के अंदर है। अब हम स्पेसिफिक होके जो है बात कर रहे हैं। एंड्रोलॉजी branch of physiology and medicine especially deal with problem related to male reproductive organ। अब देखो ये किसकी ब्रांच है, फिजियोलॉजी की ब्रांच है। अभी हम बताएंगे फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी होती है जो ह्यूमन डिजीज को लेकर जो है बात करती है। एंड मेडिसिन, तो ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन की वो ब्रांच है जो स्पेशली जो क्या करेगी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बात करेगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या हो गया, टेस्टिस हो गया आपका, राइट, पीनस हो गया आपका, और उसके बाद आपके जो है उसके बाद आपका जो है स्पर्म, ये जो है आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इन सब को लेकर जो है ये जो है ब्रांच स्टडी करते हैं। यानी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो होता है या किसी भी प्रकार की जो डिजीज होती है, वो उसको स्टडी किस में करा जाता है, एंड्रोलॉजी में। क्या स्टडी करा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। अब आता है हमारा एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया। तो एरोबायोलॉजी में आप जो स्टडी करते हैं, देखो एरो और बायोलॉजी, ठीक। अब एरो का मतलब आपको पता होगा, समथिंग एरोप्लेन हो गया या जो हवा से रिलेटेड होता है या जो कुछ इस प्रकार संबंधित होता है। लेकिन यहाँ पर जो लाइट पार्टिकल होते हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगई, है ना, जो है आपके जीवाणु का जो ये हो गया, स्पोर्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, वायरस ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, जो भी एयर के द्वारा हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगई, वायरस। तो आपने कोविड-19 में देखा होगा
क्यों बोला जाता था 2 गज की दूरी बना के रखनी है? क्योंकि अगर मान लो कोई स्नीज करता है, कोई बोलता है या कोई खांसता है, तो उसकी जो बॉडी से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वायरस होता है। तो कोई दूसरा व्यक्ति वहां आके जो है उसको इनहेल कर देगा तो वो वायरस उसके बॉडी में चला जाएगा। तो इसीलिए कहते थे 2 गज की दूरी बनाओ, ताकि वो वायरस हवा के संपर्क में आए। तो अब वायरस को अगर कोई होस्ट बॉडी नहीं मिलती है, मतलब कि वो अगर किसी पर निर्भरता नहीं रखेगा, तो वह खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए। आर्कनोलॉजी देखो, याद रखना, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। आर्कनोलॉजी क्या होता है? आर्कनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, तो जो मकड़ियाँ होती हैं, एंड रिलेटेड आर्किड्स एनिमल्स, तो स्पाइडर और स्पाइडर जैसी जो रिलेटेड एनिमल्स होते हैं, उनकी स्टडी को जो है आर्कनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो मकड़ी, जो स्पाइडरमैन आपने मूवी देखी होगी, स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी, तो जब आपने देखा है कि वो लोग देखने जाते हैं और बताती हैं दुनिया की सबसे 10 या 20 खतरनाक मकड़ियां हैं और उसके ऊपर रिसर्च कर रही है, तो वो होते हैं हमारे आर्कोनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वो आर्कोनोलॉजिस्ट होते हैं। वहीं उसको एक मकड़ी काट जाती है, ऐसा फिल्मों में ही हो सकता है। ठीक है, रियल लाइफ में मकड़ी के काटने से इन्फेक्शन फैल जाता है, उसके लिए दवाई लेनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा वो इन्फेक्शन फैल सकता है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो स्टिंग होती है उसके अंदर जो है पॉइजन होता है। पॉइजन का मतलब है कि वो आपकी बॉडी के लिए जो है खराब होगा। अब स्नेक का पॉइजन डेडली हो सकता है, किसी और का जो कुछ जो आपके क्या होते हैं, बिच्छू जो होते हैं, राइट, स्कॉर्पियन, बहुत सारे स्कॉर्पियन का पॉइजन भी डेडली होता है, काफ़ी का पेनफुल होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर रिएक्ट करता है। ठीक, इस तरीके से चीज़ों को आपको रखना है। आर्कनोलॉजी स्टडी ऑफ स्पाइडर्स एंड रिलेटेड आर्किड्स। तो यहाँ तक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने ए को लेकर जो शुरू होती है वो कवर करी। अब बात करते हैं बी को लेकर। ब्रायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो आपने पढ़ा होगा जो आपका जो है किंगडम है ना, एनिमल किंगडम जो, और आपका प्लांट किंगडम में हमने बायोफाइटस को लेकर बात करी थी। तो स्पेशली अगर बायोफाइटस को लेकर कहीं स्टडी होती है तो उसको बोलते हैं हम ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटस। अब बायोमेट्रिक्स के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप तो सब समझ गए होंगे। अब आप आधार, देखिए, चलो बैंक में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनका बैंक का अकाउंट नहीं है, जो अभी स्टूडेंट है, लेकिन आप सभी का आधार तो होगा, है ना। तो जो आधार होता है उसमें आधार में आपके आंखों के जो रेटिना, जो आइरिस होता है, इसका स्कैन होता है। ठीक है, ये भी आपकी एक जो है यूनिक आइडेंटिटी होती है। हर एक ह्यूमन की जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट जो है यूनिक होते हैं। अब ये कैसे पता चला हमें यूनिक फिंगरप्रिंट होते हैं? तो ये मान ली जो रिसर्चर्स टेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, हर एक के फिंगरप्रिंट्स को जो है आपस में, पहले जिस लैब में टेस्ट हो रहा था तो वहाँ पर देखा, वहाँ सबके फिंगरप्रिंट्स अलग थे। फिर और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है रॉ डेटा कलेक्ट करा गया, तो पता चला कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो अनआइडेंटिकल होते हैं, वो हर एक व्यक्ति के अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अगला आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग फॉर प्रोडक्शन एंड डिजाइन ऑफ स्पेयर पार्ट ऑफ ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स लाइक आर्टिफिशियल लिम्ब, आयरन रंग, प्लेस मेकर। अब क्या होता है कि ये इंजीनियरिंग की वो पार्ट है जो प्रोडक्शन या डिज़ाइन करता है जो किसी प्रकार का डिफेक्ट है ह्यूमन के अंदर। जैसे मान लो किसी को सुनने की शक्ति नहीं है, अब उसको सुनने की शक्ति नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक डिवाइस बनाएंगे जो उसके कानों में लगाई जाए, जिससे उसको जो है सुननाई दिया जाए। आर्टिफिशियल एक तरीके से ईयर कह सकते हैं, जैसे जो लोग ऊंचा सुनते हैं तो उनके लिए डिवाइस लगाया जाता है कानों में। अब उसके साथ साथ मान लो कि कोई देख नहीं पा रहा है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो फिर देखो लेज़र होता है, चश्मे होते हैं। तो ये सब क्या है कि जो ह्यूमन की जो बीमारी है उनको देखकर इंजीनियरिंग को इस तरीके से डिज़ाइन करा गया कि वो उसके लिए फ़ायदा करे। ठीक,
अब जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, जैसे किसी के मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली लिम्स नहीं है, नेचुरली लिम्स नहीं है, हाथ नहीं हो सकता है, पैर नहीं हो सकता है, तो क्या होता है कि अब आजकल जो है आर्टिफिशियल लिम्स बन रहे हैं, तो उन वो बिल्कुल आपके हाथ की तरह दिखेगा, हाथ की तरह जो है। अब जो नॉर्मली लिम्स आएंगे वो लकड़ी के आएंगे, आप लगा लोगे तो वो आपको बस एक बेस प्रोवाइड कर देगा। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, बहुत सारे लिम्स जो हैं थोड़ा मूवमेंट भी करते हैं, काम भी कर लेते हैं अपने हाथ की तरह, तो वो क्या होते हैं आपके आर्टिफिशियल लिम्स। पैरों में लगा लेते हैं, रनिंग वॉकिंग जो है आप सब कर सकते हैं। पेस मेकर क्या होता है, जब आपकी दिल की जो धड़कनें होती हैं उसमें मिस फंक्शन होती हैं वो, तो आपके दिल की धड़कन के पास एक पेस मेकर लगाया जाता है जो उसको क्या करता है, उसको जो आपका डब लब होता है ना, दिल जब धड़कता है तो डब लब की जो है साउंड करता है, तो उसको जो है कंट्रोल करके रखता है और सही स्थिति में बनाए रखता है। ठीक, चलिए अब कुछ और जो है बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को लेकर तो पूरा एक हमने क्लास किया है। अब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद, ये उस प्रौद्योगिकी की बात कर रही है, लिविंग बींग्स फॉर वेड फुल मैनिपुलेशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। जो डीएनए होता है, मॉलिक्यूलर लेवल जो होता है, जो न्यूक्लिक होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी उन सब चीज़ों को लेकर बात करती है। जिसे वैक्सीन बनना है, दवाई बननी है, तो इन सब को लेकर रिसर्च कौन करता है, टेक्नोलॉजी में। क्योंकि देखो अब इसमें होना क्या है कि आपको साइंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए और साथ साथ तकनीकी के बारे में भी नॉलेज हो। अब एक विषय को लेकर अगर आप अनजान हैं तो आपको तकनीक आती हो, लेकिन अगर आप बायो नहीं समझ पाएंगे तो आप कैसे उस तकनीक को इन्वेंट कर पाएंगे कि वो किस तरीके से बॉडी शरीर के लिए काम करेगी। तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आपको तकनीक भी सिखाई जाती है और उसके साथ साथ आपको जो है बायो यानी बॉडी से रिलेटेड जो है ज्ञान दिया जाता है। जैसे वायरस को लेकर स्टडी हो गया, ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बैक्टीरियोलॉजी मतलब अब आप समझ गए होंगे, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जुड़ी हुई सारी जानकारी कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, किस तरीके से बैक्टीरिया काम करता है, बैक्टीरिया का जीवन कैसा है, हमारे शरीर में किस तरीके से जो है हमें यानी रोग फैलाता है। उन सब को लेकर जो है जो हम पढ़ते हैं, जो अध्ययन करते हैं, वो किस में आता है, बैक्टीरियोलॉजी में। अब आता है बायोकेमिस्ट्री। तो ये क्या है, ये बायो और केमिस्ट्री दोनों का मिश्रण है। ठीक है, अब क्या कहता है बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस फाउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। अब आप बोलेंगे ये तो ये तो बायोलॉजी है, फोटोसिंथेसिस के अंदर रासायनिक जो है अभिक्रिया हो रही है, तो यह क्या हो जाएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया जो है ये क्या हो जाएगी, आपकी बायोलॉजी भी हो जाएगी और आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। जैसे आपके एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, और एंजाइम्स आपकी बॉडी में जो मान लो फैट हो गया, आपकी बॉडी के अंदर स्टार्च हो गया, इन सबको तोड़ते हैं, प्रोटीन को ब्रेक करते हैं और इनको सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर भी एक केमिस्ट्री है, अभिक्रिया चल रही है। आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में से HCl लिबरेट होता है, फिर वो क्या करता है, वो आपके खाने को गलाता है, फिर वहाँ से जो उसके यूज़फुल जो हेल्पफुल जो न्यूट्रिएंट्स है उनको निकालता है। तो ये भी एक जो है रासायनिक अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन में जो हमारा ग्लूकोज से हमारी एनर्जी बनती है, वो भी क्या है, अब ग्लूकोज टूट रहा है, उसमें से क्या निकल के आ रहा है, उसमें से जो है वाटर निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सब क्या है, ये बायो और केमिस्ट्री जो भी हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है हमारी जीवन प्रणाली को चलाने के लिए, ये सब बायो केमिस्ट्री का पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी, यानी जो आपकी बात करें कोशिका, कोशिका किससे बनी होती है, क्या क्या कोशिका के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और उसके बाद हम सेलुलोज, ये सब न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, तो ये सब हम किसके बात करते हैं, साइटोलॉजी में। तो क्योंकि आप सभी को पता है जो सेल होता है वो हमारा क्या होता है, बेसिक और यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक,
तो साइटोलॉजी में क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सेल। नेक्स्ट, क्रायोबायोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिजम्स। तो क्रायो आप जब भी समझना, क्रायो का मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेटेड आ जाता है ये वर्ड क्रायो, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन, तो इस तरीके से। तो क्रायोबायोलॉजी में मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, तो जो कम तापमान होता है, ठीक है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट होता है। तो जब तक हम इस स्टडी को समझ पाते हैं, जैसे मान लो फ्रिज होता है, फ्रिज में आप तापमान कम रखता है और जिसकी वजह से आपकी चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि कम तापमान में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत धीरे ग्रोथ होता है। और उसके बाद जो है इसी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो सूक्ष्म जीवी होते हैं यही आपके खाने को खराब करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इसको डाइजेशन करने लगते हैं। ठीक। अब वहीं मैं बात करूँ जैसे कि फ्रिज का उदाहरण देती है, वहीं अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे गर्मियों में चीज़ें जल्दी खराब होती हैं क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक। तो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर और ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रिजर्वेशन, ये किस में आता है? क्रायोबायोलॉजी में। कोलिन क्या होता है? अब देखो कोलिन क्या होता है? जेनेटिक आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन। कोलिन होता है कि जैसे आपका क्या, जैसे हर एक बॉडी में डीएनए होता है, ठीक है, उसके कुछ जेनेटिक्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। उन कैरेक्टर्स के आधार पर एक दूसरा इंडिविजुअल या उसके जैसा आइडेंटिकल इंडिविजुअल तैयार करना जेनेटिकली, और ये आर्टिफिशियली तैयार करा जा रहा है, कृत्रिम रूप से तैयार करा जा रहा है, नेचुरली नहीं किया जा रहा, तो इसको बोलते हैं हम कोलिन। अब आता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, जब आपको हृदय रोग होता है ना, तो जब किसी व्यक्ति को हृदय रोग होता है तो वो किसके पास जाता है? वो दिल के मरीज के पास जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय जो लिखते हैं अपने सामने, हृदय विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट। तो हृदय विशेषज्ञ जो होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ये पूरी इनकी स्टडी ही हार्ट को लेकर होती है, हार्ट के फंक्शन को लेकर, हार्ट के चैम्बर्स को लेकर, हार्ट किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें हार्ट के अंदर होती है। आपने देखा होगा हमारे जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना, तो कौन सा चैम्बर से रक्त आता है, किस में रक्त जाता है। और आपने देखा होगा कि बहुत बार आपने सुनने में आता है कि जो हार्ट की जो नसें ब्लॉक हो जाती हैं उसको जो है बाईपास सर्जरी करते हैं। तो ये क्यों होते हैं? कि ये सब कौन करते हैं? सर्जरी, बाईपास सर्जरी, ये सब कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक। पेस मेकर अगर किसी की बॉडी में लगाना है, कौन लगाएगा उसको अच्छे से? कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो आपकी जो है हार्ट और हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का जो है अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी में मतलब हो गया स्टडी ऑफ हार्ट। नेक्स्ट आता है कैफ्रापोडी। तो इसमें क्या होता है? कैरापोडी में क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ फीट। जो पैरों से, यानी साइंस की ये वो ब्रांच है जो स्टडी करती है पैरों से, यानी पैर मतलब फीट होता है ना, फीट, पैरों की लेकर स्टडी करती है, तो इसको बोलते हैं हम कैप्रोपोडी। ठीक। तो ये जो आपने अभी ये सब पढ़ा, इन सबको आपको याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब ये पूछने के पीछे का रीज़न होता है क्योंकि अगर आपको इन सब के बारे में पता होगा तो आप जो है वहाँ पर आंसर कर पाएंगे। ठीक। और इससे आगे अभी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसको हम एक एक करके अपनी एक एक क्लासेस में डील करते चलेंगे। हर एक का मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे, जब आपको से परीक्षा में पूछी जाए तो आपको पता रहे कि आपने क्या पढ़ा है, क्या समझा है। ठीक। तो ये आपको हेल्पफुल वहाँ काम करेगा जो है आपकी परीक्षा के दौरान। तो अवेयरनेस के तौर पे भी आपको ये पता होना चाहिए कि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हम विज्ञान को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या है ये सब चीज़ें, किस तरीके से हमारे जीवन शैली में ये उपयोगी होता है। तो हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में अध्ययन करना है, और उसके बाद जो जो चीज़ें बताई हैं उनको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में तो ये पूछे जाते ही है। ठीक। ये आपको रीजनिंग के तौर पे भी पूछ लिया जाएगा, ऑड वन आउट में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से अलग कौन है। जैसे मान लो आपको दे दिया गया ऑर्थोलॉजी, दे दिया गया, और आपको दे दिया कार्डियोलॉजी, दे दिया गया फिजियोलॉजी, दे दिया गया, और एक दे दिया गया बायोलॉजी। तो
बाकी ये तीनों किस पे बात करते हैं, ये ह्यूमन डिजीज और ह्यूमन हेल्थ को लेकर जो बात करते हैं। और ब्रायोलॉजी किसको बात करता है, ब्रायोफाइटा को लेकर बात करता है, तो इसलिए ये अलग हो गया। तो ये सब चीज़ों का जो है काफ़ी ज़्यादा यूज है। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी जो है आगे जो है डिस्कस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए जो चीज़ें बताई हैं उनको अच्छे से याद करना है, उनको समझना है, और बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।